नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की भूगोल। और अपना जो आज का चैप्टर होने वाला है वो है चौथा चैप्टर, जिसका नाम है जलवायु। ठीक है, चौथा अध्याय है जलवायु और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। दो पार्ट में आपको ये वीडियो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। जो मतलब आपका ये चैप्टर है, दो पार्ट में आपको पढ़ाया जाने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जलवायु आपका आज का अध्याय है और ये आप पूरा इसके बारे में, जलवायु के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो मौसम और जलवायु में अंतर, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, तो हमें मौसम क्या होता है ये पता होना चाहिए और जलवायु क्या होती है ये पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये दोनों एक ही चीज़ें लगती हैं, पर ऐसा नहीं है। मौसम और जलवायु में दिन रात का अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? मौसम क्या होता है, थोड़े समय के लिए होता है और बदलता रहता है। जैसे अगर आज दिन में गर्मी है तो हम कहेंगे आज तो यार गर्म मौसम है। अगर रात की बात की जाए, अगर थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है तो हम कहेंगे कि रात में ठंडा मौसम हो रहा है। तो मौसम क्या है, 12 घंटे में, 5 घंटे में, एक दिन में चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब वो एक जैसा ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। अगर आज गर्मी ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं पूरे साल गर्मी रहेगी। तो मौसम जो है थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होता रहता है। तो मौसम की अब क्या परिभाषा लिख सकते हैं? मौसम क्या होता है, हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। मौसम क्या है, एक छोटे समय के लिए वायुमंडल की जो दशा होती है, जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, ऊपर। तो मौसम क्या है, छोटे समय की वायुमंडल की दशा होती है, छोटे समय के लिए। वहीं जलवायु क्या है, इसका उल्टा होता है कि जलवायु क्या है, एक लंबे समय की वायुमंडल की दशा होती है। इसमें क्या होता है, मौसम तो मैंने आपको बताया बदलता रहता है, हर 12 घंटे में, 5 घंटे में, एक दिन में, कभी ना कभी वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। पर जलवायु डेली चेंज नहीं होती, जलवायु काफ़ी लंबे समय तक रहती है। एक प्रकार की जो जलवायु होती है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है। जैसे आप बात की जाए, राजस्थान का उदाहरण देता हूँ आपको, कि मान लो दिन में तो वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और रात को वहाँ पर सर्दी भी पड़ती है। तो मौसम वहाँ का कैसा है, आप कह सकते हैं दिन में ठंडा कि दिन में गर्म मौसम है, रात में ठंडा मौसम है। पर आप ये नहीं कह सकते कि जो राजस्थान की जलवायु है वो ठंडी जलवायु है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में लंबे समय तक अगर देखा जाए तो वहाँ पर गर्मी हमेशा ज़्यादा रहती है। और हमेशा जो जलवायु है वो लंबे समय तक वहाँ का वायुमंडल कैसा रहता है उस चीज़ को दिखाता है। तो वहाँ का वायुमंडल ज़्यादातर गर्म रहता है लंबे समय की बात की जाए तो। जलवायु वहाँ की कैसी होगी, गर्म। और मौसम वहाँ का कैसा होगा, कभी रात में ठंडा हो सकता है, दिन में वहाँ पर गर्मी पड़ सकती है। तो मौसम आपको समझ में आ गया होगा, छोटे समय की वायुमंडल की दशा। जलवायु क्या है, लंबे समय की वायुमंडल की दशा। मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है। मैंने आपको बताया कि जैसे सुबह धूप निकल गई तो गर्मी पड़ गई। बहुत बार क्या होता है, दोपहर को बारिश हो जाती है, ठीक है, थोड़ी उमस बढ़ जाती है तो उमस भरा मौसम हो जाता है। फिर रात को अगर ठंड बढ़ जाती है तो मौसम चेंज होता रहता है। वहीं पर अगर जलवायु की बात की जाए तो जलवायु बहुत लंबे समय तक नहीं बदलती। और मौसम की पढ़ाई, कि मौसम की जो पढ़ाई होती है, ठीक है, जो वैज्ञानिक पढ़ते हैं किस प्रकार का मौसम, कितने प्रकार के मौसम, ये जो पढ़ाई होती है इसको कहा जाता है मौसम विज्ञान। और जो जलवायु की पढ़ाई होती है, जलवायु समझने की, उसको कहा जाता है जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो ये मौसम और जो ये जलवायु में आपको मैंने 3 पॉइंट में अंतर समझाया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे, भारत की जलवायु। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको बताना है भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अब मानसून क्या होता है, इसकी परिभाषा भी आपको याद रखनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानसून क्या होता है, मानसून शब्द जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से शब्द से निकला है। मानसून शब्द अरबी भाषा, आप सबको पता होगा अरबी भाषा। तो मानसून शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है मौसीम, तो वहाँ से ये शब्द निकला है जिसका मतलब होता है मौसम। ठीक है, तो मानसून शब्द क्या है, अरबी भाषा के शब्द मौसीम से निकला है जिसका अर्थ होता है मौसम। और मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन आने से ऋतु में परिवर्तन आना। पवन क्या होता है, हवाएं। तो मानसून का मतलब क्या होता है कि एक साल के अंदर जो हवाएं हैं, जैसे वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं या राइट टू लेफ्ट चलती हैं या किसी भी प्रकार से हवा चलती है, जब उनकी दिशा में परिवर्तन, जब हवाओं की डायरेक्शन में बदलाव होता है जिसके कारण मौसम चेंज हो जाए, वो क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ठीक है, और मानसूनी जलवायु जो है एशिया के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। एशिया वर्ल्ड मैप अगर आपको पता हो, मैंने आपको 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है भारत का आकार स्थिति, वहाँ पर वर्ल्ड मैप में भी भारत को दिखाया हुआ है मैंने, और आपको वहाँ पर मैंने अच्छे से थोड़ा बहुत मैप वहाँ पर बता रखा है। तो आपको पता होना चाहिए एशिया कहाँ पर है।
तो ये मानसूनी जलवायु जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? एशिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। दक्षिण मतलब साउथ और दक्षिण पूर्व मतलब जो आपका ईस्ट, साउथ ईस्ट जो आपका भाग होगा, ठीक है। तो ये मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अब ये मानसून का जो मतलब है आगे आपको मैं समझाऊंगा और आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर जो ये हवाओं की दिशा बदलती है इसके कारण मौसम कैसे चेंज हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन हवाओं के कारण ही बारिश होती है भारत में। ये हवाएं जब अपनी दिशाएं बदलती हैं इसी के कारण भारत में मॉनसून आता है, जो भारत में बारिश का मौसम आता है, ठीक है, रेनी सीजन जिसे हम कहते हैं। आगे चलते हैं। एक टॉपिक और है काफ़ी अच्छा, तापमान और वर्षा में भिन्नता। भारत ऐसा देश है जिसके अंदर जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं ठंड ज़्यादा होती है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और अगर बात की जाए तापमान, तो गर्मियों में राजस्थान में बहुत जगह तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, इतनी गर्मी होती है, ठीक है। ये भी भारत का हिस्सा है राजस्थान, और जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में तापमान 20 डिग्री तक रहता है, और जम्मू कश्मीर में एक द्रास का तापमान है, वहाँ पर -45 डिग्री तक। सोचो कितनी ज़्यादा ठंड पड़ सकती है। तो दोनों जगहें भारत में हैं, लेकिन एक जगह पर 50 डिग्री तक तापमान छू जाता है, जो आपका टेम्परेचर है, इतनी गर्मी होती है। तो कहीं कहीं -45 डिग्री बर्फ़ जमाने वाला। तो ये तापमान में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता मतलब अलग अलग, ठीक है। और अगर बात की जाए वर्षा की, बारिश की, तो बारिश जो हिमालय भागों में जो बारिश है वो हिम के रूप में होती है, बर्फ़ के रूप में। और अन्य जो भाग हैं भारत के वहाँ पर वर्षा के रूप में, पानी के रूप में, ठीक है। हिम के रूप में, बर्फ़ के रूप में स्नोफॉल वगैरह होती है हिमालय के जो क्षेत्र हैं, हिमालय पर्वत के आसपास के। और जो बाकी जो हमारा भारत का जो क्षेत्र है जहाँ बारिश होती है वो कैसी होती है? पानी के रूप में, जल के रूप में। मेघालय में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है मेघालय के अंदर, ठीक है। और यही आपको यहाँ पर अंतर देखना है। राजस्थान में तो 10 सेंटीमीटर तक भी ढंग से नहीं होती, वहीं मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक होती है। तो मतलब ये क्या इसका मतलब हुआ कि भारत के अंदर तापमान भी अलग अलग पाया जाता है अलग अलग जगहों पर, और बारिश भी अलग अलग होती है। जैसे मेघालय में ज़्यादा होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं। अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाना है, इसी के ऊपर आपको ये पूरा चैप्टर ढंग से समझ में आएगा कि आखिर हवाएं जो हैं वो कैसे अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, हवाएं चलती कैसे हैं, ठीक है। हवाएं अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करती हैं। तो गर्मी का मौसम होता है, क्या होता है? ज़मीन का जो हिस्सा होता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जल के स्रोत भी होते हैं, नदियाँ हैं, ठीक है, झीलें हैं, समुद्र हैं, और हमारे भारत में ज़मीन भी है। तो जब गर्मी पड़ती है तो ज़मीन क्या होती है? गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और वहाँ पर जो आसपास वायु होती है, जब वो धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो ज़मीन गर्म होने के कारण जो वहाँ पर हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है हल्की होके, ठीक है। तो क्या होता है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मान लो ये कोई नदी है या समुद्र है, जल का स्रोत कोई सा भी हो सकता है, नदी, समुद्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हवाएं तो समुद्र के वहाँ भी चलती हैं, हवाएं ज़मीन के वहाँ भी चलती हैं। पर अब आपको बात क्या समझनी है कि जो ज़मीन है यहाँ पर, जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, जहाँ पर ज़मीन गर्म हुई पड़ी है, वो गर्म ज़मीन होने के कारण हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है। उनका जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और वो हवाएं क्या होता है, हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। लेकिन जो जल स्रोत होता है, समुद्र है, नदियां हैं, वहाँ की हवाएं जो है वो काफ़ी भारी होती हैं। कैसे? उन हवाओं के अंदर नमी का भी अंश होता है। नमी मतलब पानी की बूंदें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो समुद्र के आसपास होती हैं तो वो हवाएं ठंडी भी होती हैं, साथ में भारी भी होती हैं। और ज़मीन के आसपास जो गर्म होने के कारण हवाएं क्या होती हैं, हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। समझ में आया आपको? यहाँ पर गर्मी के मौसम की बात की जा रही है। अब आपको अगला जो आपका जो अब टॉपिक आने वाला है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको ये समझना था कि यहाँ पे क्या होता है, जब ज़मीन गर्म होती है तो वायु जो होती है, हवा होती है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे। ज़मीन के गर्म होने से हवा ऊपर की तरफ चली जाती है, मैंने आपको बताया है, तथा उस जगह पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। वायुदाब का मतलब होता है एयर प्रेशर, निम्न का मतलब होता है लो। जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वो ज़मीन गर्म होती है, तो वहाँ का जो क्या होता है, वहाँ पर क्या बन जाता है, लो एयर प्रेशर, क्योंकि वहाँ की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ठीक है। हल्की होती है तो वो ऊपर उठ जाती है, और जब ऐसा होता है तो वो एरिया खाली हो जाता है जहाँ से हवा ऊपर उठती है, क्योंकि अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो
ये देखिए आप, ये ज़मीन है, ये सूरज की रोशनी पड़ती है और ये वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़मीन पर रोशनी पड़ी, वायु गर्म हुई और ऊपर उठी। जहाँ से वायु उठी है वो जगह भी तो खाली हो जाएगी भाई। जहाँ से वो हवा ऊपर उठी है फिर वो जगह खाली हो जाएगी, तो वो खाली जगह क्या कहलाएगी? निम्न वायु दाब का क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पर लो एयर प्रेशर का क्षेत्र, समझ में आ गया? जहाँ से वायु उठी है, जो जगह खाली हुई है वो कहलाएगी निम्न वायु दाब का क्षेत्र। और जो समुद्र के आसपास और नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी भारी हवाएं होती हैं और वो हमेशा अट्रैक्ट हो जाती हैं किसकी तरफ? जहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। जो पानी का आसपास का इलाका होता है, जो ठंडा इलाका होता है, वहाँ कैसा होता है? उच्च वायुदाब होता है। जो एयर का प्रेशर होता है वो हाई होता है। ठीक है, वो क्षेत्र जो होता है वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पर वायु ऊपर उठ जाती है, जो जगह खाली हो जाती है, वहाँ पर उस जगह को भरने के लिए ये हवाएं, उच्च वायुदाब के क्षेत्र की हवाएं जो वायु होती हैं वो कहाँ की ओर चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। समझ में आ गया आपको? हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र में। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? निम्न वायुदाब के क्षेत्र में हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठ चुकी होती हैं, वो एरिया खाली हो जाता है, जिसके कारण वहाँ लो एयर प्रेशर होता है और उस जगह को भरने के लिए हमेशा उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होता है, पानी का इलाका है कोई भी, वहाँ से जो भारी हवाएं होती हैं वो हमेशा चलती हैं कहाँ पर? निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की तरफ। अब आपको ये लाइन समझ आएगी कि निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक है, और जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी धूप ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा पड़ेगी तो हवाएं ज़्यादा गर्म होकर ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो वो एरिया कैसा होगा? निम्न वायुदाब का, लो एयर प्रेशर बन जाएगा। फिर वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर जो मतलब ठंडे इलाके होंगे वहाँ से हवाएं चलकर आएंगी, उच्च वायुदाब के क्षेत्र से आएंगी और वो उस जगह को भरेंगी। और उच्च वायुदाब की क्षेत्र की जो हवाएं होती है वो निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ चलने लगती है। मैंने आपको अभी अभी समझाया है। तो एक बार दोबारा आपको ये डायग्राम आपको समझा देता हूँ ताकि आपको दिमाग में बस जाए। ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, हाई एयर प्रेशर, और हमेशा यहाँ की हवाएं कहाँ चलती हैं? जहाँ पर भी लो एयर प्रेशर बनता है। लो एयर प्रेशर कहाँ बनता है? जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। और वो क्यों होती है? जब गर्मी पड़ेगी तो वो वहाँ की जो हवाएं होती है वो ऊपर उठ जाती हैं, वो जो एरिया है वो खाली हो जाता है। उस एरिया को भरने के लिए हमेशा उच्च वायुदाब की हवाएं चलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ कि भारत के अंदर बारिश जो होती है, जो मॉनसून का जो आपका समय होता है, जो बारिश का मौसम आता है, जुलाई वगैरह, सावन का महीना जिसे कहते हैं, तो उसमें बारिश आखिर होती किस तरीके से है? ठीक है, तो गर्मी का मौसम होता है, आपको पता है भारत के अंदर जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है भारत के सेंटर में, बिल्कुल जो ये भारत का इलाका है। गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पर, आपको पता है भारत के इस एरिया में, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। मैंने आपको बताया गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। और समुद्री हवाओं में नमी होती है। समुद्री हवा जो होती है, अब जो आपको पता है भारत के नीचे दक्षिण में पूरा समुद्र है, समुद्र का इलाका ठंडा होगा थोड़ा क्योंकि वहाँ पर पानी है, और जहाँ ठंडा इलाका होगा वो कैसा होता है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। और हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो जब यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पर निम्न वायुदाब जब बनता है तो इस एरिया को कवर करने के लिए ये हवाएं यहाँ से चलने लगती हैं। ठीक है, और ये हवाएं, इनके अंदर नमी होती है क्योंकि ये समुंदर से चल रही होती हैं, तो इनके अंदर जो है पानी की बूंदें होती हैं इन हवाओं में, और ये हवा भारी होती है। इसी के कारण जब ये भारत में एंटर करती हैं तो ये बारिश करवाती हुई आती हैं। समझ में आ गया आपको? बारिश क्यों करवाती हैं ये? क्योंकि इनके साथ में नमी भी होती है, इस हवा के अंदर पानी के अंश होते हैं। और कैसे ये मतलब हवाएं, मतलब क्या होता है कि जो बादल हैं अपने आप तो चलते नहीं, हवाओं की दिशाओं के साथ ही चलते हैं बादल, तो ये पूरे उस मौसम को लेकर आती हैं भारत के अंदर, जो सावन का मौसम जो हमारा जिसे हम कहते हैं, या जो मानसून जो हमारा होता है। ठीक है, मानसून का आगमन होता है। जो मानसून को जो भारत में जब इसकी एंट्री होती है तो वो बादल जो होते हैं उनको कौन, बादल अपने आप तो आएंगे नहीं, तो बादल को हवाएं लेके आती हैं। तो हवाओं के कारण जब मौसम में परिवर्तन होता है वो मानसून कहलाता है। अब आपको समझ में आया कि मानसून की जो परिभाषा आपको बताई थी मैंने कि हवाओं की जो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है जिसके कारण ऋतु परिवर्तन हो जाता है। ऋतु मतलब आपका मौसम। तो हवाओं की गति कैसे बदलती है कि जब हवाएं चलती हैं जिस तरीके से, और हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी हवाएं वहाँ पर चलने लगी,
तो इसका मतलब दिशा बदली, और वो अपने साथ बादल भी लेके आएंगी और नमी भी लेके आएंगी, तो वो बारिश करवाती हुई आएंगी। आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बात थी गर्मी के मौसम की। बात की जाए अब सर्दी के मौसम में क्या होता है। सर्दी के मौसम में आपका ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। आपको पता है स्थल का जो भाग होता है, जो ज़मीन होती है, वो गर्मी में जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही सर्दी में ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और परंतु बारिश नहीं होती। क्योंकि इसमें सर्दी के मौसम में ज़्यादा बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि उच्च वायुदाब का क्षेत्र आपका यहाँ पर बनता है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ बनेगा? क्योंकि ये इलाका जो है यहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है। सर्दी के टाइम में भारत में यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, और जब सर्दी पड़ेगी तो ये एरिया तो उच्च वायुदाब को बन जाएगा, यहाँ तो बारिश होनी नहीं। तो निम्न वायुदाब कहाँ बनेगा? जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। तो इस टाइम पे गर्मी कहाँ होती है? दक्षिण में ज़्यादा होती है, तो दक्षिण के साइड में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन ये हवाएं यहाँ से यहाँ चलने लगेंगी। आपको पता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी, तो लेकिन फिर भी बारिश क्यों नहीं होती? आपको मैंने बताया था कि जब गर्मी का मौसम होता है, देखिए, तो हवाएं नीचे से ऊपर चलती हैं और बारिश करवाती हुई आती हैं। इनका कारण क्यों था बारिश करवाने का? क्योंकि ये अपने साथ में पानी की बूंदें भी लाती हैं, क्योंकि ये समुंदर के वहाँ से हवाएं चलती हैं। पर ये हवा तो ऊपर से नीचे चल रही है, यहाँ तो कोई समुंदर भी नहीं है सेंटर में भारत के, तो ये हवाएं क्या होती हैं? इसके अंदर नमी नहीं होती, जिसके कारण ये बारिश नहीं करवा पाती। ठीक है, और कभी कभार आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो तिब्बत का एरिया है, जो चाइना के आसपास का तिब्बत का एरिया है, यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, और जहाँ पर ये नदियाँ, झीलें, पानी, ठंडा इलाका होता है, वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। और ये जो क्या होती हैं, उच्च वायुदाब के क्षेत्र से हवाएं जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसकी तरफ चलने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एरिया इस एरिया से थोड़ा कम ठंडा होता है। ये एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा है आपका। और अगर बीच में हमारे हिमालय पर्वत ना हो, आपको पता है हिमालय पर्वत है ये हमारा इतना लगभग हिस्से में, हिमालय पर्वत अगर ना हो तो मध्य एशिया, जो चाइना और ये जो एरिया है, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी ठंडी चिल्ड हवाएं, अगर हमारा हिमालय पर्वत ना होता तो हमारा ये उत्तर भारत कब का जम चुका होता। तो ये हिमालय पर्वत इन ठंडी हवाओं को आने से रोकता है, और थोड़ी बहुत हवाएं बस आ पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो ठंडक होती है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ज़्यादा होती है, जो तिब्बत का एरिया है, चाइना का एरिया है। जबकि उत्तर भारत में इतनी ठंड इसके मुकाबले नहीं होती, तो वो हवाएं यहाँ पर चलने लगती हैं, जिसके कारण वो यहाँ पर सर्दियों में कभी कभार बारिश करवाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा भारत में किस तरीके से बारिश हो रही है, और गर्मी के मौसम के बाद जब वो बारिश का मौसम आता है तो वो हवाएँ किस प्रकार आती हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी जो है ज़रूरी क्वेश्चन है। तो भारत की जो जलवायु है वो किस पर निर्भर करती है, आखिर किस प्रकार भारत की जलवायु जो है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, पहला कारक है अक्षांश। अक्षांश की वजह से भी भारत की जलवायु जो है वो ऐसी होती है। कैसे? अक्षांश देशांतर आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। लेटी हुई रेखाएं और जो खड़ी हुई रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं अक्षांश होती हैं, खड़ी रेखाएं जो होती हैं देशांतर होती हैं। ठीक है, आपको अच्छे से मैंने समझाया था। तो भारत कहाँ पर है आपका? भारत के सेंटर से आपको पता है कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, जिसके कारण भारत के ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का हिस्सा होता है। ठीक है, आपको जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका ग्लोब है, भारत आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और सूरज की किरणें, जब सूरज जब पृथ्वी पर पड़ता है तो उसकी डायरेक्ट किरणें कहाँ पड़ती हैं? इस भूमध्य रेखा पर और कर्क रेखा के आसपास, इस बीच के इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी होती है इन एरियाज में। तो कर्क रेखा का एरिया और भूमध्य रेखा के बीच का एरिया बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है। तो भारत का अक्षांश के हिसाब से, अक्षांश आपको पता है ये इसी तरीके से होते हैं लाइनें अक्षांश, अक्षांश के हिसाब से भारत जो है वो कर्क रेखा जो है इसके बीचों बीच से गुजरती है। और भारत के ऊपर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जो भारत का ऊपर का हिस्सा है ये वाला, वो कैसा है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का होता है। और भारत का जो बीच का और नीचे का हिस्सा है, जो कर्क रेखा का और कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा है,
ये है उष्णकटिबंधीय जलवायु का हिस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मैंने आपको बताया सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं इन जगहों पर, तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्म जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु जो होती है वो गर्म जलवायु होती है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है बहुत गर्म इलाके। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के बीच का इलाका, और भारत के अंदर क्या है, कर्क रेखा से ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है, और जो मतलब गर्मी के साथ में थोड़ी सी सर्दी भी। और कर्क रेखा में क्या है, गर्म हिस्सा होता है ये हमारा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा और कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा है जो है, तो ये क्या है, अक्षांश के हिसाब से भारत में जलवायु ऐसी पाई जाती है। कर्क रेखा के एरिया जो आसपास है, मध्य प्रदेश, गुजरात, और ऊपर थोड़ा सा राजस्थान और दक्षिण भारत का इलाका, ठीक है, यहाँ पर गर्मी क्यों ज़्यादा पाई जाती है? क्योंकि अक्षांश के हिसाब से इनकी स्थिति इस तरीके से है। वहीं जम्मू कश्मीर में इतनी गर्मी क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वो वहाँ से तो कर्क रेखा वगैरह होकर नहीं गुजरती, डायरेक्ट किरणें सूर्य की नहीं पड़ती। सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पड़ती हैं? बीचों बीच एकदम। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अक्षांश भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे अपने जो हमारा नेक्स्ट कारक है वो है ऊंचाई। ऊंचाई के कारण भी जलवायु प्रभावित होती है। जैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला ऊंचाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कारक होता है। हिमालय की ऊंचाई के कारण, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि हिमालय की ऊंचाई के कारण जो मध्य एशिया की ठंडी हवाएं हैं, मैंने आपको अभी मैप के द्वारा समझाया था, जो मध्य एशिया की ठंडी हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, ठीक है। जो चाइना, तिब्बत, वहाँ से आने वाली हवाएं हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती क्योंकि हिमालय पर्वत उनको आने से रोकता है। और इसके कारण भारत जो है वो मध्य एशिया से थोड़ा कम ठंडा इलाका है। अगर वो हिमालय पर्वत ना होता तो भारत भी मध्य एशिया की तरह ही बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होता, लेकिन हिमालय पर्वत के कारण वो ठंडी ठंडी हवाएं हमारे भारत में डायरेक्ट नहीं आ पाती। समझ में आ गया आपको? हिमालय पर्वत भी आप देख लीजिए, बहुत बड़ा रक्षक है हमारा। और आगे बात की जाए, तीसरा कारक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, थोड़ा सा ये घुमावदार है, आपको याद रखना है अच्छे से, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होने वाली है। तीसरा कारक है वायु दाब और पवन। आपको मैंने ये तो अच्छे से समझा दिया है वायु दाब का जो टॉपिक है, कि हमेशा वायु कहाँ से कहाँ चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। उच्च वायु दाब मतलब ठंडा इलाका, उच्च वायु दाब वहीं पर बनता है जहाँ हमेशा ठंडा इलाका होता है, और निम्न वायु दाब कहाँ पर बनता है, जहाँ पर गर्म इलाका होता है। हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं, और यह भारत में वर्षा का एक प्रमुख कारण है। मैंने आपको ये भी बताया था अभी अभी कि बारिश कैसे होती है इसके द्वारा, ठीक है। और जेट धारा ऊपरी वायुमंडल में तेजी से चलने वाला वायु प्रवाह है। अब जेट धारा भी मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है। जेट धारा हवाएं होती हैं, इनका नाम है जेट धारा, जेट नाम की हवाएं होती हैं। और एक और है कोरियालिस बल। आपको ये तो समझ में आ गया होगा उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब से कैसे हमारा जो हमारी जलवायु में है जो परिवर्तन आता है। बात की जाए कोरियालिस बल की, तो ये कोरियालिस बल क्या होता है? ये एक ऐसी शक्ति होती है जो पृथ्वी के घूर्णन, जब पृथ्वी घूमती है उसके कारण ये शक्ति बनती है। ये इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा गोलार्ध है, आपको पता है जो हमारा ग्लोब है, जो पृथ्वी है, दो भागों में हम उसे बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आपको मैं रफली समझा रहा हूँ। ये कोरियालिस बल क्या करता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं उनको दाईं ओर मोड़ देता है। जैसे पवनों को सीधा चलना चाहिए, पर ये कोरियालिस बल क्या करता है, इनको दाईं ओर मोड़ देता है, राइट साइड में। और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर मोड़ देता है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ काम करता है। इसका काम क्या है, बस जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा को चेंज कर देता है। और आपको पता है सारा खेल हवाओं की दिशा का है, जिस तरफ हवा चलेगी वहीं वो बादल को लेके वहीं पर बारिश करवाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि कोरियालिस बल क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर पवनों को, जो हवाएं होती हैं, उनको राइट साइड मोड़ देता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है, उन्हीं हवाओं को बाईं तरफ मोड़ देता है। इसका काम बस हवाओं की दिशा को बदलना होता है। अब जेट धारा, जो जेट हवाएं होती हैं, ये शोभ मंडल में चलती हैं। शोभ मंडल, हमारे वायुमंडल को बहुत भागों में बांटा जाता है, शोभ मंडल, मध्यम मंडल, ठीक है। तो शोभ मंडल जो सबसे पहले हमारी नीचे धरती होती है, धरती के बाद का जो वायुमंडल का पहला हिस्सा होता है वो शोभ मंडल कहलाता है, ठीक है। तो शोभ मंडल के अंदर ये हवाएं चलती हैं। कहाँ चलती हैं? शोभ मंडल के अंदर। और इनकी जो स्पीड होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता होगा जिस तरीके से आप बाइक आपने देखी होगी, बाइक चलती है 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ऐसे, तो उसी स्पीड में आप समझो ये हवाएं चलती हैं इतनी तेज, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और
कभी कभी तो ये हवाएं 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी चलती हैं स्पीड से। और ये जो हवाएं हैं ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा लाती है। उत्तर हिस्सा भारत, उत्तर भारत का जो हिस्सा है और उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है पंजाब साइड का, ठीक है, वहाँ पर ये हवाएं क्या करती हैं, इनके कारण सर्दियों में बारिश होती है। ये हवाएं जिम्मेदार हैं इन एरिया में बारिश करवाने के लिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। जेठ धारा भारत में गर्मियों को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है। गर्मियों के मौसम को छोड़कर ये जेठ हवाएं जो होती हैं क्या होती हैं, हिमालय के दक्षिण हिस्सा, जो हिमालय पर्वत का दक्षिण हिस्सा है वहाँ पर ये बहती रहती हैं। आपको याद रखना है कहाँ बहती हैं, क्षोभ मंडल में बहती हैं। स्पीड इनकी कितनी होती है, 110 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक। और सर्दियों में बारिश करवाने के लिए ये जिम्मेदार होती हैं भारत के उत्तरी इलाकों में। और ये जो हवाएं होती हैं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच होती हैं। आपको मैंने बताया हुआ है वो 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो अक्षांश का हिसाब होता है, आपको पहले चैप्टर में समझा है। उसी में आप एक बारी आप मैप उठा के देखिए, वर्ल्ड मैप उठाइए ब्लैंक वाला, और उसमें आप देखिए 27 डिग्री से 30 डिग्री का इलाका कौन सा है। और आपको उस इलाके के अंदर जो भी वो आप देखोगे 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का जो इलाका है, आप मैप में ज़रूर देखना, वहाँ पर ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। जल्दी ही पार्ट 2 आपका लेके आएंगे और ये चैप्टर आपका वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है आप बता सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।